हेलो एवरीवन। मेरा नाम आसिफ मोहम्मद है। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। जैसे कि आपको पता है कि ये डेली जीएस एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कुछ स्टैटिक जी के, हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के और कुछ इम्पोर्टेंट मतलब साइंस के भी क्वेश्चन, मतलब सारे मैसिव क्वेश्चन की सीरीज़ जो चल रही है, जो आपके यूपी एपीओ और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, जिसमें जिसमें ये सब्जेक्ट सारे पूछे जाते हैं, उसमें सबके लिए रिलेवेंट वीडियो। तो 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी, आज ये इस सिलसिले में तीसरी वीडियो है। 10 मिनट की वीडियो होती है और बहुत सी 10 मिनट में मैं मतलब 10 क्वेश्चन डालता हूँ, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे तो 10 की जगह पे आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, मतलब जिस जो टॉपिक टच होता है उसकी पूरी डिटेल आपको इसमें बताई जाती है। तो बस चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वेयर इज़ लेक सुपीरियर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड लोकेटेड। ठीक है, तो पहली बात तो अब इस समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें जो लेक सुपीरियर जो है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है। और दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है कि जो लेक सुपीरियर जो है वो आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में आंसर मिल गया कि लेक सुपीरियर को इसी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा। गेस करिए। इसकी लोकेशन जो एक्चुअली जो है वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, क्योंकि यूएसए यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं है तो हम इसमें लगाएंगे कनाडा। अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा इसकी पूरी लोकेशन, इसकी पूरी सब चीज़ें। तो ये देखिए, ये मैप है, मैं जूम कर देता हूँ। और ये आपकी जो है, ये आपकी जो है, ये लेक सुपीरियर आपकी है। ठीक है, ये जो है आपकी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे पड़ती है, नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पड़ती है? नॉर्थ अमेरिका में आपकी पड़ती है। नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर, नॉर्थ अमेरिका में जो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका जो मतलब मेन जो होता है, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका इसको हम बोलेंगे, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर पे मिलती है। तो इसका मतलब ज़्यादा पार्ट तो आपको ओंटेरियो में पड़ता है जो कनाडा में है, और बाकी का पार्ट आपका यूएसए में पड़ता है। क्योंकि उसमें यूएसए ऑप्शन में नहीं, इसलिए हम कनाडा लगाएंगे। इसी में हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है, इसको हम बोलते हैं लेक द ग्रेट लेक्स। मतलब इसमें ग्रेट लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड की जो फ्रेश वाटर की लेक्स है वो सारी पांचों यहीं पे हैं। जैसे लेक ओंटेरियो हो गई, लेक इरी हो गई, लेक हुरोन हो गई, लेक मिशिगन हो गई, लेक सुपीरियर हो गई। सुपीरियर इसमें सबसे बड़ी है। अब अगर हम इसे पूर्व से पश्चिम की ओर, अगर क्वेश्चन अगर आपका आए कि पूर्व से पश्चिम की ओर इसको लगाएं, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। लेक ओंटेरियो, फिर लेक इरी, फिर आपका लेक हुरोन, फिर मिशिगन, और फिर आपका लेक सुपीरियर, ऐसे आपका चलेगा। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम का है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट है आपका। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मिशिगन लेक जो है, ये जो मिशिगन लेक है ये पूरी आपकी यूएसए में पड़ती है। बाकी जितनी लेक जो हैं आपकी, ये आपके बॉर्डर पे पड़ती हैं, कुछ इधर पड़ेंगी कुछ उधर पड़ेंगी, लेकिन मिशिगन जो है वो आपकी पूरी की पूरी आपके यूएसए में पड़ती है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में यूएसए नहीं था, इसीलिए हमने कनाडा लगाया। ठीक है, अगर यूएसए होता और कनाडा नहीं होता तो हम यूएसए लगाते, लेकिन अगर मिशिगन आए तो उसको आप यूएसए ही लगाना, क्योंकि पूरी लेक जो है यूएसए में पड़ती है। और ये आपका ईस्ट टू वेस्ट है, ओंटेरियो, इरी, हुरोन, मिशिगन, सुपीरियर, इस तरीके से आपका चलेगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाई। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? बुक मैं इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यूपी एपीओ के मेंस में जो 5 बुक्स आती हैं लिखने के लिए, तो वो इसी तरीके से बुक आती हैं, कुछ स्टैटिक आती हैं और कुछ करंट आती हैं। तो मैं बुक्स इसीलिए इसमें डाल रहा हूँ कि आपके सिर्फ साथ में साथ मेंस की भी आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आपके लिए हो जाए। और बाकी भी बुक्स जो हैं वो आपकी स्टैटिक जीके में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपकी यूपी एपी को प्रीएफ देखेंगे तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं बुक से। ठीक है, तो हम इसको क्यों ही छोड़ दें। तो हमारा क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो लिखी गई हमारी है वो लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक हमारी लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो जो है आपका कहाँ है? ठीक है, गैस करिए। पहला ग्रीनविच, न्यूयॉर्क, इंडियन इंदिरा पॉइंट, श्री हरिहरकोटा। अब इसमें जो प्रिपरेशन में लड़के हैं वो इसको एलिमिनेट करके भी ऑप्शन लगा सकते हैं। श्री हरिहरकोटा जो आपका है वो आपका तो आंध्रा प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्रा में है आपका।
ठीक है, जहाँ पे इसरो के जो आपके जो मिशन जो होते हैं लॉन्च वहाँ से होते हैं। इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका अंडमान निकोबार के नीचे है। इंडिया का सबसे साउथेस्ट मोस्ट पॉइंट है, मतलब इंडिया का जो साउथ दक्षिण का जो सुदूर जो स्थल है वो इंदिरा पॉइंट है। फिर बचता है न्यूयॉर्क बचता है, फिर बचता है ग्रीनविच। ग्रीनविच आपको पता है कि हमारा 0 डिग्री जो टाइम होता है वहाँ से, लंदन में ग्रीनविच है, यहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। मतलब ग्रीनविच में 0 डिग्री है, इसीलिए इसको हम जो यहाँ पे हम जब टाइम किसी कंट्री का डिसाइड होता है तो हम ग्रीनविच से ही टाइम अपना डिसाइड करते हैं। अब बचा न्यूयॉर्क, तो आपका ऑप्शन जो होगा इसमें न्यूयॉर्क होगा। ये इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं ग्राउंड जीरो, ठीक है। जो हमारा जो हमारा न्यूयॉर्क जो हमारा है, इसको हम बोलते हैं, न्यूयॉर्क में एक जगह है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट। कौन सी जगह है? सॉरी, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड जीरो, जो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। याद रखिए, ग्रीनविच ना लगा लीजिएगा, ग्रीनविच जो है टाइम डिसाइड करने का पॉइंट होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन इसमें डाला भी है। विच कंट्री इज़ नोन एज द कॉकपिट ऑफ द यूरोप, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे कि कॉकपिट होता क्या है, ठीक है। कॉकपिट ऑफ यूरोप क्या है, मतलब कॉकपिट खाली बताएंगे कॉकपिट क्या होता है। तो कॉकपिट तो आपको सबको पता है कि कॉकपिट मतलब होता है बैठना, सीट, ठीक है। ये क्या प्लेन की सीट हो गई या रेसर कार की सीट हो गई। उसी तरीके से पूछ रहा है कि यूरोप की कॉकपिट क्या है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि अगर इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूं तो बैटल ऑफ पानीपत जो है उसको मैं कॉकपिट बोल सकता हूं, क्योंकि चाहे बाबर आया तो 1526 में उसने पानीपत जीता, तब इंडिया में राज किया। फिर उसके बाद अकबर ने पानीपत का लड़ा। फिर आपका जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है अब्दाली के बीच में हुआ। तो जितने भी बाहर के आक्रामक आए हैं उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत जरूर लड़ा है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने लड़ा है और इंडिया पर राज किया है। तो मतलब वो ऐसा बैटल, ऐसी लैंड जिसको क्रॉस के बिना आप किसी दूसरी कंट्री में राज नहीं कर सकते। मतलब आपको राज करना है तो इससे पार होना ही पड़ेगा। इसी तरीके से बेल्जियम है। बेल्जियम के बारे में ये बोलते हैं कि जिस भी कंट्री ने, जिस भी मतलब जो भी वो पावर ने अगर बेल्जियम को पार कर गया, उसकी सॉइल को पार कर गया, उसकी मिट्टी को पार कर गया, तो वो यूरोप पे कब्जा कर सकता है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में सारे आपके हेडक्वार्टर हैं, चाहे आपके नाटो का हो, ठीक है, चाहे आपका यूरोपियन यूनियन का हो। तो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर भी हैं, मतलब इसीलिए इसको बोला गया, मतलब सारे हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं। तो कॉकपिट का मतलब होता है नॉर्मली सीट होता है। तो सीट कौन सी है, तो ये हो गया। और दूसरा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी आपको बता दिया। तो इसका ऑप्शन होगा आपको बेल्जियम, ठीक है। ऑप्शन इसका होगा बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं। हुज इन्वेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो किसने किया था? तो सबको पता था, बहुत इजी सा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा जॉन साल्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू द बायो फर्टिलाइज़र। ये थोड़ा जी इसका गलत हो गया है, बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है, एफ है यहाँ पे, बायो फर्टिलाइज़र। तो राइजोबियम, ब्लू ग्रीलेज इसको बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको हरित सेवाल, हाँ, इसको हरित सेवाल सेवाल बोला जाता है। दूसरा एजोला। तो इसमें ऑप्शन में क्या होगा कि ये जितने भी हैं ये सारे आपके बायो फर्टिलाइज़र हैं, चाहे राइजोबियम हो, चाहे ब्लू ग्री एलेज हो, चाहे एजोला हो, ये सारे ही आपके बायो फर्टिलाइज़र का रूप हैं, ठीक है। हरित ग्रीन सेवाल इसको बोलते हैं, हरित ग्रीन सेवाल, ठीक है। अगला आगे देखते हैं। अच्छा, ये अब ये मैं अब हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की? तो आपको पता है कि जो आपकी भीमबेटका जो है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स हैं, मतलब बहुत लंबी रॉक पेंटिंग्स हैं। इसको जो है सबसे पहले जो इसकी खोज की थी वो की थी आपकी V.S. वाकनर ने। सॉरी, यहाँ पे कर देता हूँ, ये सी वाला ऑप्शन जो है आपका, इसमें सी ऑप्शन जो है आपका
सही होगा वीएस वाकनर। ठीक है, वीएस वाकनर। थोड़ा सा देख लेते हैं। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित हैं। वे प्राग ऐतिहासिक युग की रॉक पेंटिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसकी खोज वीएस वाक इसको वाकन वाकनकर भी बोलेंगे ना, वाकनगर ने 1957 में की थी। यह अपने प्रमुख प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ये आपकी यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट भी आपकी है। ठीक है, तो याद रखेंगे नाम वीएस वाकनर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने का प्रमाण प्रदान करता है? विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिफिकेशन ऑफ द एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड? ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में पूछ रहा है। तो वैसे तो आपका होशंगाबाद आता है मध्य प्रदेश में। इसमें होशंगाबाद ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा सी, बागोर। एक मिनट, हाँ बागोर। उत्खननिक साक्ष्यों के अनुसार मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाना शुरू हुआ था आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तो पहला, अगर आदमगढ़ आपका ऑप्शन में नहीं है तो आप बागोर लगाएंगे, मतलब दोनों हैं, आदमगढ़ और बागोर दोनों हैं। बागोर जो पड़ता है वो आपका भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, और आदमगढ़ जो पड़ता है आपका वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अगर दोनों ऑप्शन आ रहा है तो ए बी वाला होगा ऑप्शन में। अगर खाली एक ही है तो आप इसको एक ही ऑप्शन लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम जो ऑप्शन लगाएंगे वो हम लगाएंगे बागोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा हिस्ट्री से है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था, किसने किया था? और ये क्वेश्चन जो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका यूपीपीएससी प्री 2010 में भी आ चुका है। तो इसका सही आंसर जो इसका होगा वो होगा टेलर। ठीक है, टेलर ने इसका जो है इसका विभाजन किया था, इसको जो मतलब डिवीजन जो था वो इसका किया था। ठीक है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालयों की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, तो आपका पाषाण, कांस्य, लौह युग जो जितना भी युग है इसको जो अलग किया था वो आपका जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द नोवेल द वाइट टाइगर? आपको बता दूं ये जो बुक जो है द वाइट टाइगर, ये इस बार यूपीएपीओ के मेंस में पूछी गई थी। ठीक है, यूपीएपीओ की मेंस में। तो क्वेश्चन मैं वही इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाइट टाइगर जो आपकी लिखी गई थी अरविंद अड़िगा के द्वारा। प्रियंका चोपड़ा की इस पर एक मूवी भी आई थी, देखा होगा, वाइट टाइगर। ठीक है, तो आज के यही क्वेश्चन थे। आज के हिस्ट्री के, स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन मैंने डालने की कोशिश करी है। आप लोग बताएं, वीडियो जो है आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें व्यूज़ नहीं बढ़े। जब तक व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा इतना नहीं आएगा। हो सकता है फिर आगे चलकर मैं सीरीज़ भी बंद कर दूँ। तो व्यूज़ से ही पता लगता है कि आप लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग सजेशन कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन वीडियोज़ आप देखेंगे नहीं तब तो मुझे पता नहीं लगेगा, मतलब देख नहीं रहे खाली वीडियो अपलोड करना तो फ़ायदा नहीं है, मेरा भी टाइम जा रहा है और आपका भी टाइम जाएगा। ठीक है, मतलब आपका क्या जाएगा, जब आप देखेंगे नहीं मेरा ही टाइम ख़राब होगा। तो जब व्यूज़ मतलब इसमें बढ़ेंगे तभी मैं भी ये सीरीज़ जो है मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।